अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सच किंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन मौजूद बात करेंगे वो मदद ज़ैल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत के। मुल्की सियासत में जो हमारे पास मदद ज़ैल टॉपिक होंगे वो होंगे जो आटा चीनी का बहरान आया था, उसकी जो रिपोर्ट आनी थी फ्रांस गवर्नमेंट की, वो 25 अप्रैल को जो अनाउंस किया गया था 25 अप्रैल को फ्रांस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आएगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ जो वतन वापस आए हैं और उनके वतन अब वापस आने का मकसद आखिर क्या है और वो किस मकसद के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं और वो क्या करना चाहते थे और उनके क्या इरादे थे। और इसके अलावा हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि जो मुल्क पे इस वक्त जो एक इकनॉमिक रिलीफ मिला है मुल्क को, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इंटरनेशनल जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम ऊपर डिस्कस करेंगे। ईरान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, इसराइल फ़लस्तीन के ताल्लुकात के ऊपर भी, और फिर हम इसका डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आटा चीनी बहरान के ऊपर कि आटा चीनी बहरान की जो रिपोर्ट आई थी 25 अप्रैल को, तो उस वाले से आपको जैसे इसका बैकग्राउंड बताते चलेंगे। बैकग्राउंड में ये था कि आटा चीनी का बहरान पैदा हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं मुबैयन तौर पर इसमें माल बनाया गया था, पैसा बनाया गया था। और उसकी तहकीकात के लिए इमरान खान ने जब तहकीकात करवाई FIA से, तो FIA ने एक रिपोर्ट पेश की और उसके बाद उस रिपोर्ट का भी फ्रांसीसी ऑडिट करवाने का फैसला किया गया। और फ्रांसीसी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 25 अप्रैल तक सबमिट करवानी थी वज़ीर साहब ने, तो वो जो आज चूँकि 25 अप्रैल है तो आज ये रिपोर्ट जो सबमिट होनी थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तो वो रिपोर्ट जो है वो आज सबमिट नहीं हुई। और वज़ीर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 2 हफ़्ते का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा कि 2 हफ़्तों में हम इस रिपोर्ट को यानी कि 2 हफ़्ते के बाद सबमिट करवाएंगे। तो इस वाले से जब वज़ीर साहब से पूछा गया कि इसका वज़ीर साहब को 2 हफ़्ते का टाइम दे दिया गया है इसमें। अब देखना ये है कि आया 2 हफ़्ते बाद जो है ये फ्रांस गवर्नमेंट इसका कंप्लीट होता है, यानी क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और ये कोई एक मुल्क का तो ऑडिट तो होना नहीं है जो एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। ये मैक्सिमम 6 से 7 शुगर मिल्स का जो ऑडिट है जो हो रहा है, और उनका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट फ्रांस ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट होनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इस वाले से अगर हम देखें तो ये एक काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। और देखते हैं कि मैंने तो ऐलान किया हुआ है कि जो भी इस रिपोर्ट में जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा इस रिपोर्ट में उसको का वाकई सज़ा दी जाएगी और इसके अलावा उसको कैफरे के तहत पहुँचाया जाएगा और उनके इदारों को जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। इसके अलावा कर्जा कमीशन रिपोर्ट की भी रिपोर्ट जो है वो तैयार है और उसमें भी बताया गया कि 24,000 अरब का जो कर्जा लिया गया था पिछले 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक, वो उसकी तहकीकात भी की गई कि आया ये कर्जा किन किन मनसूबों पर खर्च हुआ और किन किन मनसूबों के लिए लिया गया था और किन किन जगह स्पेंड हुआ, और आखिर ये जो पाकिस्तान कर्जा है वो इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया। तो इसकी तहकीकात रिपोर्ट भी अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है और वो भी मंजर यहाँ पे आने के लिए तैयार है। इसके अलावा IBPS की रिपोर्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और उसको भी पब्लिसाइज़ करने की मंजूरी दे दी है फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट ने, और कहा कि IBPS की रिपोर्ट को पब्लिसाइज़ कर दी जाए। और ये एक अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। ये तारीख़ में हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि इन जो रिपोर्टें हैं ये पहली दफ़ा मंजर पे आ रही हैं और इनको पब्लिक किया जा रहा है और आवाम तक उनकी एक्सेस दी है, इनको रसाई दी जा रही है और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इसके फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो IBPS में भी कहा जाता है कि काफ़ी मुबैना तौर पर काफ़ी बड़े पैमाने पर बेकायदियाँ सामने आई थी 2008 से लेकर 2018 तक कि IBPS को किस तरह से नवाजा जाता रहा और किस तरह से इरेगुलेटरीज इसमें परफॉर्म होती रहीं और किस तरह से जो इनका जो एक्सचेंज रेट था यानी कि जो इनका पेमेंट रेट था यानी कि जो पहले PKR में था पाकिस्तानी रुपीज़ में था उनको कन्वर्ट कर दिया गया US डॉलर्स में कि अब इनको जो पेमेंट होंगी US डॉलर्स में होंगी। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा किस्म का इक़दाम था जिससे मुल्क की ख़जाने को नाक़ाबिल तरफ़ी नुकसान पहुँचा। और अब चूँकि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो दोबारा से इस माहिदे को नज़रसानी करने के लिए जा रही है और दोबारा से देख रही है कि इन तमाम माहिदों को दोबारा से रीनेगोशिएट किया जाएगा और इनको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा और दोबारा से नई तरतीब दी जाएगा जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल हो, तो और साथ ही साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उन्होंने मज़ीद यानी कि फ़ंड रेजिंग का ऐलान भी किया और बैन पाकिस्तान से भी अपील किया है कि वो कोरोना रिलीफ फंड में अपना भरपूर ताउन दें और भरपूर ताउन करें और इस पाकिस्तान की हुकूमत करें ताकि वो इस मुश्किल सूरत से नबरसमा हो सके। इस सिलसिले में टेलीथॉन की गई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से AIY ने इसको कंडक्ट करवाया इसमें टेलीथॉन को और उसमें फ़ंड रेजिंग की गई और
ये एक इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है। उस तरह दूसरे चैनल्स को भी आगे आना चाहिए और इस तरह की टेलीथॉन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और फंड रेजिंग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आवाम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको आसानी के साथ उससे मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा बुनियादी भी पाकिस्तान से ताउन कर रही है और IMF ने भी इस वक्त जो कर्ज़ों की जो पेमेंट थी वो भी उसने 1 साल की डेफर्ड कर दी है। इसके अलावा IMF ने एमरजेंसी रैपिड फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1.39 बिलियन US डॉलर जो है वो उसने ग्रांट किए हैं और ये बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इससे सहारा मिलेगा, बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा और उसको भी यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो माशी चैलेंजेस दरपेश थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उससे भी उनको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा उनको भी। तो इससे इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा और मैं कहूँ अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस दफ़ा जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन था उसको कन्वर्ट कर दिया है स्मार्ट लॉकडाउन में, यानी कि जिस एरिया में भी कोरोना वायरस का पेशेंट डिटेक्ट होगा सिर्फ उस इलाके को सील किया जाएगा और बकिया इलाका जो है उस कहीं वहाँ पे जो उस तरह का कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल तक चलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी तकनीक है और इसी तकनीक को अब यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक हैं वो भी इसको अडॉप्ट करने लगे हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट लॉकडाउन किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है और कंप्लीट लॉकडाउन किया भी जाता है तो इसके नतीजे वो नतीजे भयानक होते हैं। ना सिर्फ इसका नतीजे जो हैं वो मेंटल इसके इम्पेक्ट होते हैं, बल्कि इसके माशी इम्पेक्ट भी होते हैं, इसके फिजिकल इम्पेक्ट भी होते हैं, इसके हर तरह से ये आपको इफ़ेक्ट करता है जो कंप्लीट लॉकडाउन है। और स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये एक तरह से जो वायरस इसके खिलाफ एक कामयाब तकनीक भी है और ये एक तरह से ऑक्सीजन भी फराहम कर रहा है लोगों को, ताकि वो इस वायरस से लड़ते हुए अपने कारोबारी ज़िंदगी, अपने मामूलाती ज़िंदगी को जारी और सारी रख सकें। तो अब हम बात करेंगे शुभाशी को। तो शुभाशी पाकिस्तान वापस क्यों आए थे और इनका आने का मकसद क्या था और वो किन मकासद के तहत वो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी एंट्री डाली थी और वो करने क्या आए थे आखिर। तो बेसिकली कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी अवाम की मदद करने आए थे और वो पाकिस्तानी अवाम को जो इस वायरस के खिलाफ जंग है उसमें पाकिस्तानी अवाम का हौसला बढ़ाने आए थे, मगर पैदा मकासद जो थे वो तो कुछ और ही बता रहे थे। मगर अब शहबाज शरीफ जो है वो सबसे अहम जो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ को तलब किया था नैब ने आमदन से ज़्यादा असासियात केस में, और उनसे सिर्फ इतना एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताते हैं कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, सिर्फ उसकी आपने डिटेल बतानी है। उसके आपने बताना है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी जो थी, टोटल प्रॉपर्टी कितनी आपने इनहेरिट की और आपके पास ये टोटल जो प्रॉपर्टी है ये कितनी है और इनमें डिफरेंस जो है वो आपने एक्सप्लेन करना सिर्फ कि ये चीज़ें हैं। अब उसमें भी ये शहबाज जो है वो रिलक्टेंट हैं और वो किसी किस्म का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि जी वो पहली दफ़ा जो पेशी हुई थी उसमें उन्होंने ये बहाना बनाया था जी कि मैं कोरोना वायरस की वजह से जो है ये पेशी में इनके नैब के पास पेश नहीं हो सकता, और दूसरी दफ़ा जब नैब ने उनको तलब किया तो उसमें भी उन्होंने यही बहाना बनाया कि जी मैं चूँकि कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं कोरोना वायरस भी है तो मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं ये जो है नैब में पेश नहीं हो सकता। तो ये तो एक इंतहाई इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इंतहाई यानी कि समझ में आने वाली स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट में जाने के बाद आपके पास टाइम है और आपके पास दूसरे पार्टी मुँह सर अंजाम देने के लिए टाइम है, लेकिन नैब में पेशी के लिए टाइम नहीं है। अब देखें नैब में जो पेशी हो, अब नैब ने भी तो इस वाले से इक़दाम किए ही हैं जो कोरोना वायरस की वजह से, उसमें उन्हें जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन उसमें की जाती है उसमें भी डिस्टेंस रखा जाता है काफ़ी ज़्यादा, और मुलज़िम जो होता है वो काफ़ी दूर फासले बैठा होता है और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी काफ़ी दूर फासले बैठा होता है, और ये बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप होता है और मास्क पहने होते हैं वगैरह लोगों ने, हैंड सैनिटाइजर यूज़ होता है, और दूसरा ये कि तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वहाँ पे वो इख्तियार की जा रही हैं जिससे किसी किस्म का कोई ख़तरा भी किसी भी को नहीं है। बाकी जो तहकीकात है वो भी तो चल रही हैं, बाकी मुल्ज़िम में तो पेश हो रहे हैं नैब में, वो भी तो इन तहकीकात का सामना कर रहे हैं। तो आप इस तहकीकात से खौफज़दा क्यों हैं? और कहा ही जाता है कि नून की तरफ से जी कि उनको गिरफ़्तारी का खौफ है कि वो गिरफ़्तार ना हो जाएँ और कोई किसी नई मुसीबत में फंस ना जाए। तो देखिए अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने कोई करप्शन नहीं की है, आपके पास कोई छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है, तो आप सिंपल नैब में पेश हों, आप जाके कहें जी ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी मिली थी, ये मेरे दादा ने दी थी, या ये मेरे उसमें फ़लाँ बंदे ने दी थी, या ये टोटल मैंने इनहेरिटेड की थी, ठीक है। ये आपके पास जी वो है
क्या कहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाके वेरीफाई कर लें मैक्सिमम मॉल से, दूसरी जगह से जाके, ठीक है, आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक। लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि ये चाहते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ये सबमिट ना कर बैठें जिसकी वजह से बाद में इनको कोई फ्यूचर में मुश्किलात का सामना करना पड़े। जैसे कि मरीम नवाज़ ने पिछली दफ़ा कतरी ख़त को पेश कर दिया था, जो उसमें से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई थी, और इसी तरह फिर जब वो जाली ट्रस्ट डीड पेश की गई थी तो उस वाले से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई थी। तो शिबाशु जो है उस वाले से काफ़ी फ़िक्रमंद है, और वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा जवाब या कोई ऐसा बात ना कर बैठूँ नैब के सामने जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कोई नुकसान उठाना पड़े, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, या फैमिली के अंदर भी। और दूसरा, और इसी तरह इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, यानी कि इन चीज़ों से बचने के लिए शिबाशु जो है वो नैब से बच रहे हैं, चुप रहे हैं और भाग रहे हैं, जो भी आप उसको कर लें। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू जो है वही है कि शिबाशु को एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी के नाते होने के नाते नैब में ज़रूर पेश होना चाहिए, और तमाम एहतियाती तदबीर करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जाके डिस्टेंस फासले पे जाके बैठें, और जो क्वेश्चन दें उनको फिल करें, या जो क्वेश्चन को जवाब दें अपने वो क्लियर करें, क्योंकि एक अच्छा सियासतदान जो होता है वो कभी भी इन चीज़ों से घबराता नहीं है। और दूसरा ये कि अपने आप को अपना दामन जो है वो हमेशा साफ़ रखता है। तो इस वजह से ये कि इनको किसी किस्म घबराना नहीं चाहिए, और जाके पेश होना चाहिए अगर किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, और तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास पूरे हैं। और जहाँ तक बात रही अब क्या कहते हैं इंटरनेशनल सतह की, जब हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हुए हैं इस वक्त। और इस जो पिछले 2 दिन पहले ईरान ने एक मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो खला में भेजा है अपना, और ये अमेरिका के लिए एक इंतहाई तशवीश की बात है कि ईरान जो है वो अब स्पेस के मैदान में भी काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुका हुआ है, और वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि उनकी जो स्पेस रिसर्च है वो भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है। और ये सैटेलाइट जो है वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ईरान ने भी, चूँकि अब समुद्री हदूद में भी काफ़ी यानी कि एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, ईरान की जो बोट्स थी वो अमेरिकन नेवी शिप्स के पास से गुजरी, और उस वक्त एक इंतहाई संजीदा सूरत पैदा हो चुकी थी, जब जो यूएस नेवी के शिप्स थे उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए कि जो ये बोट्स हैं ईरान की ये दूर हो जाएं यूएस नेवी से। तो ईरान की नेवी ने, ईरान के बोट्स जो थे उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया, और उसके बिल्कुल पास होके वो गुजरी। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी उस वक्त पर्शियन गल्फ़ में। तो इस तरह की सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना चाहिए, और इस तरह की एस्केलेशंस को नहीं आगे तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये इस कोरोना वायरस की सूरत हाल में ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि आप एक नई जंग की तरफ या एक नई कशीदगी की तरफ या एक नई महाज़रा की तरफ आप मुंतकिल हो जाएं। और ख़त्ता जो है वो इस वक्त इस वायरस से लड़ना चाहिए, ना कि दस्तों गिरबा होना चाहिए या एक नई जंग की तरफ जाना चाहिए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने कोई ऐसा काम किया तो हम उसके सख्त जवाब देंगे। इसी तरह ईरान ने भी कहा कि हम अगर अमेरिका ने कोई ऐसी कार्रवाई की तो हम उसका सख्त रद्दमल देंगे। जब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वही बाज नहीं आ रहा है, और कोरोना वायरस ने भी उसको भी अकल फहम फरासत नहीं दी, और वो अभी तक पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर LAC के ऊपर खिलाना खंडों की खिलाफवर्जी कर रहा है, और बार बार वो सीज़फायर वायलेशंस कर रहा है, और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। और पाकिस्तान आर्मी भी इस वाले से बड़ा मौसर जवाब दे रही है, और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको काउंटर कर रही है। और जहाँ तक बात रही कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, तो इंडिया ने कोरोना वायरस की आड़ में अब नए डोमिसाइल फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं वहाँ पे, और वहाँ की लोकल आबादी को वहाँ से डिस्प्लेस करना उसने शुरू कर दिया हुआ है। और यानी कि अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी हुई है उस माइंडसेट के ऊपर जो कि मोदी का है, जो कि उसने कश्मीर को मुस्लिम अक़लियत को मुस्लिम अक़लियत में तो उसने तब्दील करना है, उसके ऊपर कंट्री है। और नया डोमिसाइल फॉर्म जो है वो उसमें अब कश्मीरियों को जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म हो चुका है, वो अब वो एक आम शहरी है, ना कि वो कश्मीरी कहलाएंगे, यानी कि। और ये बड़ी इंतहाई ख़तरनाक होता है, और इंडिया इसी चीज़ को छुपाने के लिए कि इस चीज़ को पाकिस्तान हाईलाइट ना करे, पाकिस्तान तो वैसे हाईलाइट कर रहा है इस चीज़ को भी, और इंडिया में मुसलमान के जो मुजालिम हो रहे हैं उनको भी हाईलाइट कर रहा है। तो इंडिया ने चाहा है कि उस चीज़ को दबाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर LAC के ऊपर उसने खिलाफवर्जी जो है वो तेज़ कर दी हुई है, यानी कि सीज़फायर माहदे की खिलाफवर्जी उसने तेज़ कर दी हुई है।
अब इस सूरत हाल में कोरोना वायरस सूरत हाल में अगर ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ होती हैं तो ये ना सिर्फ इंडिया के लिए भी ख़तरनाक होंगी और पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक। पाकिस्तान तो वैसे हर वक्त याद आता है कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की कोई भी मुहाज़री करने की कोशिश की या किसी किस्म का भी कोई नया मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का तो बच्चा तैयार होता है, हर वक्त तैयार होता है। और इंडिया को इस वाले से किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहिए कि किसी किस्म की गलतफहमी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो सोई हुई कौम है या पाकिस्तान जो है वो उस वक्त कोरोना में मसरूफ़ है या पाकिस्तान जो है जो मर्ज़ी हालात हों पाकिस्तानी कौम हर दम और हर वक्त तैयार होती है और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। तो अब हम बात करें कोरोना वायरस के ऊपर तो कोरोना वायरस भी इस वक्त इसकी जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है और इसके जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। यानी कि उस दुनिया में दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं वो सिर्फ 25 लाख से भी तजावज़ कर चुके हैं इनकी तादाद, और जो अमवात की तादाद है वो 1,96,000 से भी एक्सीड कर चुकी हुई है। और जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस शुक्र अल्लाह का कि अभी इसकी वो इंटेंसिटी नहीं है, वो इसका वॉल्यूम नहीं है, हाई इंटेंसिव वॉल्यूम नहीं है जो कि बड़ी दुनिया में इसका है। पाकिस्तान में अभी तक 11,513 पेशेंट से भी कल तक की फिगर मुताबिक थे और ये फिगर बड़ी दुनिया के लिहाज से अभी तक शुक्र अल्लाह का काफ़ी कम है। और इंडिया में भी चूँकि कोरोना वायरस पेशेंट जो है वो 35,000 से भी तजावज़ कर चुके हुए हैं। तो अब वो कहा ही जाता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी वो इतनी नहीं है, अभी तेज़ नहीं की टेस्टिंग कैपेसिटी। तो देखिए टेस्टिंग कैपेसिटी का मामला नहीं है। अगर कोई भी बंदा बीमार होगा डेफिनेटली वो हॉस्पिटल की तरफ रुजू तो लाजमी करेगा क्योंकि हर इंसान को अपनी जान जो है वो प्यारी होती है और सेहत जो है वो प्यारी होती है। अब कोई भी बंदा जानबूझ के तो अपने को हाइड नहीं करेगा, जानबूझ के अपने को छुपाएगा नहीं, ठीक है। और जो बंदा भी इन्फेक्ट हो गया, जो बंदा भी बीमार होगा वो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करेगा, गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली उसका टेस्ट होगा और वो क्वारंटाइन, अगर वो पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन में जाएगा। तो इस वाले से ये कहना है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेबिलिटी कम है या इस तरह की वजह से ये इंतहाई गैर मुनासिब बातें हैं और इस तरह की बातें करना इंतहाई गैर संजीदा इक़दाम है। और जहाँ तक बात रही कि लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन जो नफाज है उसकी एक्सटेंशन है वो 9 मई तक कर दी गई है और 9 मई तक जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो जहाँ तक बात है आवाम से भी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी आवाम से दरख्वास्त की है कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें, लॉकडाउन का जो है वो उसी तरह इसको फॉलो करें जिस तरह वो पहले फॉलो कर देते हैं और उसी तरह एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट ने बताई हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, हैंड वॉश करें, नाक को हाथ लगाएं, मास्क पहनें और जितनी भी तदाबीर उसको ज़रूर फॉलो करें और गवर्नमेंट की दी हुई हर बात पर अमल करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और आप मेरा हाल तो देख ही रहे हैं कि मेरा ऐसा है कि ये प्रॉपर लॉकडाउन, क्योंकि मेरे इलाके में तो कंप्लीट यानी कि एक तरह से प्रॉपर लॉकडाउन अभी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, अभी तक हो रही है माशाल्लाह से। और हालांकि हमारे इलाके में कोई पेशेंट अभी नहीं है, अभी तक 0 पेशेंट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया और उसी तरह यानी कि आवाम भी इसका जो है उसको भरपूर ताउन कर रहे हैं और उन्होंने भी इसको यानी कि भरपूर अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट के इस एफर्ट को। गवर्नमेंट आवाम जो भरपूर सपोर्ट कर रही है इस इक़दाम को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई खबरों के साथ, नए तज़किरों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा और मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।